चलिए बच्चों शुरू करते हैं आपके पाठ नंबर 7। आपके पाठ नंबर 7 है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, पहले पाठ नंबर 8 था, अभी एक चैप्टर आपका हट गया तो ये पाठ नंबर 7 है। 7वां पाठ, नंबर भी 7। ठीक है, एक एक नंबर के आपके पास होंगे 3 प्रश्न और 2 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के। एक एक नंबर के प्रश्न 3 होने की वजह से जनन की परिभाषा, आवश्यकता, लैंगिक जनन, इनकी परिभाषा और उदाहरण, ये सब आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। जनन की परिभाषा, अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। ठीक है ना। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। आपके कोर्स में तीसरा जनन का प्रकार हो रहा है कायिक जनन, उसको हम अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन की परिभाषा, ऐसा जनन जिसमें नर व मादा युग्मक बनते हैं अपने लैंगिक जनन कहलाता है। या दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हो, ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंगों का उपयोग किया जाता है लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, या फिर ऐसा जनन जिसमें जीव के 2 प्रतिरूपों का उपयोग होता है नर व मादा, लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन केवल एक परिभाषा है, वह जनन जिसमें एकल जीव नई संतति को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। आपको अलैंगिक जनन के पूरे प्रकार व उदाहरण मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर करा दूंगा। ठीक है, जनन की आवश्यकता, जनन क्यों आवश्यक है? जनन आपका जैव प्रक्रम तो नहीं है। ठीक है ना, जैव प्रक्रम पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था जीव को जीवन जारी रखने के लिए या फिर अनुरक्षण के लिए, अपने शरीर की मरम्मत के लिए जिन प्रक्रमों की आवश्यकता होती है जैव प्रक्रम कहलाते हैं। उनमें अपना जनन हमने नहीं पढ़ा था। जनन अपनी कंपल्सरी तो नहीं है, ठीक है ना, परंतु अपनी संतति को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। ठीक है, मैं कहता हूं वंश क्रम को बनाए रखने के लिए, वंश क्रम को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अलैंगिक जनन के सारे प्रकार मैं आपको बोर्ड पर बता दूंगा। लैंगिक जनन में हम पढ़ लेंगे चित्रों सहित। आपका ये पॉइंट और पढ़ना है, ऋतुस्राव। ठीक है, तो हमने पढ़ा है मानव में नर तथा मादा और नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में हमने पढ़ा था कि जब अंडे का निषेचन हो जाता है तो युग्मनज अपने भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, परंतु कुछ कंडीशंस में अगर यदि अंडे का निषेचन नहीं होता है, शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो क्या होता है? आपके पॉइंट यहां दे रखा है, क्या हो यदि अंडे का निषेचन नहीं होता तो क्या होता है? यदि अंडे का निषेचन नहीं होता है तो, ठीक है, अंडे का निषेचन नहीं होगा तो अंडा अपना टूटकर गर्भाशय की मांसल भित्ति के साथ प्लस रक्त स्त्राव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऋतुस्राव। ठीक है, जो पहला ऋतुस्राव होता है उसको आप कहते हैं रजोदर्शन। जो अंतिम ऋतुस्राव होता है, अंतिम, उसको आप कहते हैं रजोनिवर्ती। ऋतुस्राव के अलावा एक मध्य चक्र होता है। क्या होता है? मध्य चक्र। तो आपको ध्यान रखना है, जितने भी अपने प्राइमेट है, स्तनधारी है, जो जीव हैं, मनुष्य को छोड़कर जितने भी बच गए, उनमें होता है मध्य चक्र। ठीक है, ये अपने महीने के महीने नहीं होता। ठीक है ना, ये एक फिक्स टाइम होता है, जब भी होता है, जैसे गाय भैंस, ठीक है, इनमें होता है मध्य चक्र। और मानव में जो होता है उसको कहते हैं ऋतुस्राव। ये अपने 28 से 30 दिन में एक बार होता है, 28 से 30 दिन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए पाठ नंबर 7 स्टार्ट करते हैं।
आपका पहला प्रश्न है, पादप के जनन भागों के नाम लिखिए। मैंने एक स्लाइड में आपके सारे डाउट इसमें क्लियर कर दिए। नर जनन भाग को आप कहते हैं पुंकेसर। इसमें होता है, चित्र में दिख रहा होगा आपको, देखो ये जो दिख रहे हैं ना, ये इनको आप कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, ऊपर वाला जो डिब्बा होता है इसको कहते हैं परागकोश, और नीचे वाली जो डंडी होती है ना, इसको हम कहते हैं तंतु या पुतंतु भी कहते हैं। ठीक है, मादा जनन भाग जिसे आप कहते हैं इस तरीके से, इसमें होता है वर्तिका, वर्तिका अगर अंडाशय, अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड और अंडकोशिका। ठीक है, अगर दी पुष्प के भाग आपसे पूछे जाए तो आपको ये सब लिखने हैं, बहाई दल, दल। परंतु अगर दी जनन भाग पूछे जाए तो आपको लिखना है पुंकेसर और स्त्री केसर। ये आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। अब स्त्री केसर में हम देख लेते हैं। देखो वर्तिका, ये ऊपर होता है वर्तिका, अगर ये होता है आपका अंडाशय जिसमें होती है अंडकोशिका, ये बीजांड होता है। ठीक है, अंडाशय अपना फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, और अंदर की जो अंडकोशिका होती है वो निषेचन के बाद में वो अपनी बन जाती है, भ्रूण में बदल जाती है। ठीक है, पुतन तो आपको मेंशन कर रखा है, चित्र में दल बता रखे हैं। रंगीन वाला चित्र आप अपनी किताब में देख लेना, मैंने एक आपके चित्र में पूरा आपको जनन प्रक्रम है ना मेंशन कर दिया है। अब ये अपना एक फूल है। ठीक है, ये इसके जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, ये देखिए। ठीक है, ये पहुंच गए, परागनली का निर्माण होगा, ये अपना जो परागकण होगा वो अंडाशय तक पहुंच जाएगा, फिर युग्मनज बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर बीज बनेगा, फिर बीज को आप मिट्टी में डालोगे तो ऐसे बीज का अंकुरण होगा, फिर धीरे 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 एक पेड़ का निर्माण हो जाएगा, फिर पेड़ के वापस फूल आएंगे, और ये अपना जो प्रक्रम है ना, ये बार बार ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अपना अगला प्रश्न है, नर व मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन वो भी आप थोड़ी से पढ़ लेना, बाकी अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है, नर व मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए। इसमें मादा जनन तंत्र का चित्र अपनी पिछली बार आ चुका है, तो आप नर जनन तंत्र का चित्र अच्छे से पढ़ के जाना। देखिए, मैं यहाँ आपको जनन प्रक्रम भी समझा देता हूँ। ठीक है, जो नरयुग्मक होता है उसे आप कहते हैं शुक्राणु। मादा युग्मक को आप अंडकोशिका कहते हैं। ठीक है, अपना निषेचन यहाँ होता है फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम अंडवाहिनी कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना, ये अपना गर्भाशय है, ये गिरवा, ये योनि, ये मूत्राशय। ठीक है, मैंने आपको नामांकित भी कर रखा है। आप अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चित्र बन जाएंगे। जैसा भी आप चित्र बना सकते हो वैसा चित्र आपको ज़रूर बना के आना है। ठीक है, किसी भी प्रश्न में आपको छोड़ना नहीं है, जितना आपको समझ में आता है उतना आपको लिख के आना है। अगला प्रश्न जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपने एक एक नंबर के 2 से 3 प्रश्न इस पाठ से आने वाले हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार सहित उदाहरण लिखिए। प्रकार आपके विखंडन, खंडन, आपके कायिक जनन, मैंने सबके उदाहरण लिख दिए हैं। ये आप देखिए, जितने टुकड़े हो जाते हैं प्लेन एरिया की, इसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, रीजेनरेशन, ये अमर होता है। ये आपका हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है ना, यहाँ पर तो मैंने हाइड्रा में पुनरुद्भवन दिखा रखा, हाइड्रा में मुकुलन भी होता है। मुकुलन में मुकुल निकलता है, मुकुल का मतलब होता है बल्ब, तो बल्ब जैसी संरचना निकलती है और धीरे धीरे नए जीव का रूप ले लेती है। ये आपके ईस्ट में जनन है, बडिंग। ठीक है, जो खंडन होता है। ये आपके अमीबा में द्विखंडन है, द्वि का मतलब होता है 2, अमीबा अपना टूटकर 2 टुकड़ों में बदल जाता है। ये आपके स्पाइरोगारा में है। ठीक है, ये मैंने आपको जो कायिक जनन है वो यहाँ मेंशन किया है। कायिक जनन जैसे आलू में होता है। ठीक है, आलू से नया आलू बन जाता है। आलू में कायिक जनन के समय जो संरचना बनती है ना, उसे आलू की आँख कहते हैं। ये आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपना अगव में जो बुलबुल बनता है ना, वो ये वाला है। ठीक है, ये अपनी ब्रायोफिल्म जो पत्थर चट्टा होता है उसकी पत्तियों में जनन है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आपके पाठ नंबर 8 का नाम है आनुवंशिकता, जिसे आप कहते हैं जेनेटिक्स हेरिडिटी। ठीक है, आपके 4 नंबर का पाठ होगा।
1 नंबर का एक प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आएगा आपके 3 नंबर का। पहला, मटर के पौधे को चुनने का कारण। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं आनुवंशिकता किसे कहते हैं। एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही अपना आनुवंशिकता कहलाता है। आपने देखा होगा, जैसे कुछ बच्चों के बाल घुंघराले हैं तो या तो उसके माता के या पिता के या उनकी पीढ़ी में सबसे पहले दादा दादी नाना नानी किसी न किसी के बाल अवश्य ही घुंघराले होंगे। जैसे मान लो किसी की हाइट ज्यादा है तो माता या पिता की हाइट ज्यादा होगी या दादा दादी की हाइट ज्यादा होगी, ठीक है। किसी की हाइट कम है तो माता या पिता में से किसी की हाइट कम होगी। तो ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा कैसे रहे, इनका अध्ययन हम किसमें करेंगे, आनुवंशिकता में, ठीक है। तो आपके पहला प्रश्न बनता है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकता का जनक आपके मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल की कहानी अच्छी है, इंटरेस्टेड है, पर थोड़ी बड़ी है, अपने पास इतना टाइम है नहीं, एग्जाम अपनी नजदीक है, तो हम डायरेक्ट अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कहानी कभी बाद में क्लास में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना मटर को। तो मटर का वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए, पाइसम सटाइवम, ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न बनता है मटर के पौधे को क्यों चुना। और भी तो पेड़ थे, मटर के पौधे को चुनने के कुछ कारण होंगे, कुछ विशेषताएं होंगी। वो विशेषताएं, अपनी पहली विशेषता है जीवन काल छोटा। जीवन काल छोटा, मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है, 3 से 4 महीने, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हो साल भर उपज। मटर के पौधे को साल भर बोया जा सकता है, ठीक है। तीसरा कारण था पर परागण संभव। एक पेड़ के जो परागकण थे दूसरे पेड़ की वर्तिकाग्र पर डालकर जनन करवाया जा सकता था। चौथा अपने कारण था, सबसे मोस्ट कारण, विपर्यासी लक्षण अधिक मात्रा में। ठीक है, ये कुछ कारण थे। अगला प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। दूसरा प्रश्न, विपर्यासी लक्षण पूरी लिस्ट अपनी किताब में देनी, देखिए आपको बस लंबाई का और बीज के आकार का ही ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम डिस्कस करेंगे विभिन्नताएं। विभिन्नताएं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सबसे पहले देख लेते हैं विभिन्नताएं कहते किसको है। जो हमको माता पिता से गुण प्राप्त हुए हैं उन गुणों में थोड़ा परिवर्तन आ जाए। जैसे मान लीजिए किसी की माता की हाइट ज्यादा है, पिताजी की हाइट कम है, तो आगे होने वाले जो बच्चे होंगे हो सकता है उनकी मीडियम हाइट आ जाए, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, विभिन्नता। क्या कहलाती है, विभिन्नता। तो विभिन्नताओं का महत्व है, आप कह सकते हो लाभ और हानि। उत्पन्न जो विविधताएं होती है कभी कभी पर्यावरण के अपने अनुकूल होती है तो वो तो आपके लिए लाभ होता है, और प्रतिकूल होती है तो आपके लिए हानि होती है, ठीक है ना। अब एक और अपना पॉइंट है लैंगिक व अलैंगिक जनन के लाभ व हानि। लैंगिक जनन का लाभ, विभिन्नताएं आती है, संकर जातियां उत्पन्न होती है, ठीक है। अलैंगिक जनन के लाभ, अपने पूर्वज या आप कह सकते हो जो प्राथमिक पीढ़ी होती है, जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी से 99% तक समान आपको गुण वाली संतति पैदा होगी, गुण वाली संतति, ठीक है ना। ये लैंगिक जनन के लाभ है। लैंगिक जनन की हानियां,
लैंगिक जनन की हानि है कि आपके अप्रभावी गुण प्रकट हो जाते हैं, अप्रभावी गुणों का प्रकट होना। अलैंगिक जनन की हानियां हैं कि अगर मान लीजिए किसी पीढ़ी में अप्रभावी गुण है तो निरंतर चलता ही रहेगा, निरंतर चलते रहना, और विभिन्नताएं नहीं आती, विभिन्नताएं नहीं आती। ठीक है ना। लैंगिक जनन की जो हानियां हैं उनमें अभी मैंने आपको एक हानि बताई है, मेंडल के जो प्रयोग है, मेंडल के प्रयोग, एकल संकरण और द्विसंकर संकरण। ये प्रयोग आपको थोड़े से पढ़ने हैं, बाकी आप इनका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप याद रखना। ठीक है, ये आपको इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। एकल का मतलब एक लक्षण के साथ, द्विसंकर का द्वि का मतलब दो। ठीक है, अपना लास्ट पॉइंट, मानव में लिंग निर्धारण। ये आपके डेफिनेटली प्रश्न आएगा, मानव में लिंग निर्धारण। और इसमें मैंने एक छोटा प्रश्न में डिस्कस किया है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, कायिक या अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र होते हैं आपके 22 जोड़ी, या आप संख्या में कह सकते हो 44। लिंग गुणसूत्र होते हैं 1 जोड़ी, या संख्या में आप कह सकते हो 2। ठीक है, कायिक गुणसूत्र चाहे पुरुष हो या स्त्री, दोनों में समान होते हैं। 22 जोड़ी का मतलब हो गया आपके 44 प्लस जो लिंग गुणसूत्र वो हो गया आपका पुरुष में X और Y, स्त्री में आपके वही 22 जोड़ी तो कायिक गुणसूत्र हो गए, और 1 जोड़ी हो गए लिंग गुणसूत्र X और X। ठीक है, अब जब भी इनके युग्मक बनेंगे तो आपके अर्धसूत्री विभाजन होगा, और यहां बनेंगे 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस वाई, यहां बनेंगे 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस एक्स। जब ये मिलान होगा तो होंगे आपके 44 प्लस एक्स एक्स, अगर ये होता है तो 44 प्लस एक्स वाई। चौवालीस प्लस एक्स वाई, और ये होंगे 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, तो इनमें आप कह सकते हैं कि कितने चांस होते हैं, 50 या 50%। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चालू करते हैं अपना पाठ नंबर 8, जिसका नाम है आनुवांशिकता। पहला आपका प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण को चित्र सहित समझाइए। मैंने आपको बता दिया कायिक गुणसूत्र किसे कहते हैं, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी, 23 पेयर। ठीक है, 23 का मतलब सॉरी 22 पेयर होते हैं, 22 का मतलब 44। ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर रखा है 44 प्लस एक्स एक्स और 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई। ये जो आपके ये शुक्राणु है, ठीक है, ये अंडाणु है। अगर ये अपना 22 प्लस एक्स शुक्राणु, 22 प्लस एक्स अंडाणु के साथ अगर दी
सनलाइट होगा तो अपनी बनेगी गर्ल बेबी। ऐसे मैंने 4 ऑप्शन आपको बता दिए हैं, ठीक है। 50-50%, 50-50 चांस होते हैं, परसेंट हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 50-50% होता तो किसी के 4 बच्चे हैं तो 2 लड़के और 2 लड़कियाँ होती। 50-50 चांस होता है, 50-50% नहीं कह सकते, ठीक है। 50-50 का मतलब है लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। ये हम कह नहीं सकते कि अगर जैसे 6 भैया बहन है तो 3 लड़के और 3 लड़कियाँ। पार्ट आपका छोटा सा, एक 3 नंबर का प्रश्न होगा, एक 1 नंबर का। अगला आपका प्रश्न है प्रभाविता का नियम क्या है। मैंने आपको मेंशन कर दिया, यह नियम एकल संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं तथा प्रभावी लक्षण द्वारा अप्रभावी लक्षण के प्रभाव को छुपा दिया जाता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है, जैसे आपने टी ले लिए बड़े और 2 छोटे, लंबा और बोना पौधा वाला संकरण आपने करवाया था। यहाँ आपके 2 टी बनेंगे, यहाँ आपके 2 छोटे टी, ठीक है। तो जितने भी आपके रिजल्ट होंगे लगभग सेम होंगे। सारे पौधे कैसे प्राप्त होंगे आपको, बड़े पौधे, परंतु छोटे पौधे की जीन होगी, ठीक है ना। मतलब एक ही गुण प्रकट हो रहा है जो प्रभावी। प्रभावी कौन सा गुण था, लंबे पौधे का, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों आपके प्रश्न खत्म हो गए हैं। मैंने लास्ट में चित्र के लिए आपको बता दिया है। ये मटर का चित्र देख लीजिए, काफ़ी परेशान किया होगा आपको मटर ने, ठीक है ना। और ये आपके ग्रेगर जॉन मेंडल जी, जिनका आभार है कि इन्होंने विज्ञान में इतने अच्छे प्रयोग किए, हमको इतना सब कुछ पढ़ने को मिला, ठीक है। इनके प्रयोगों की वजह से आज कई बीमारियों का समाधान हो पाया है, उनका इलाज मिल पाया है, ठीक है ना। आनुवंशिक बीमारियों को समझने में सहायता मिली है। इनको मेरी और आपकी तरफ से थैंक यू, ठीक है ना, श्रद्धांजलि है। ग्रेगर जॉन मेंडल जी को देख लीजिए, अपने ऐसे वैज्ञानिक हैं महान ग्रेगर जॉन मेंडल जी। ये आप मटर का पौधा देख लीजिए। मैंने आपको मटर को चुनने के कारण कि मटर के पौधे को क्यों चुना, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम, 7 जोड़ी हुए प्रयासी लक्षण है। और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था जीन कितनी होगी। जीन 14 जीन होगी, क्योंकि कोई भी जीन सिंगल नहीं रहती, सब जोड़े में रहती है। जैसे लंबाई के गुण के लिए आपके पास 2 बड़े टी थे और बोनेपन के गुण के लिए 2 छोटे टी। और आपको ध्यान रखना है, लंबाई का जो गुण है, लंबाई या फिर हम कह सकते हैं जो प्रभावी गुण होते हैं, वो जीन का एक रूप भी आता है। एक बड़ा टी भी आएगा तो अपना प्रभाव व्यक्त कर देगा, परंतु जो अप्रभावी गुण है वो जीन के दोनों सेट आने पर ही अपना प्रभावी गुण, अपना गुण प्रभाव, अपने गुण का जो प्रभाव वो दिखा पाएगा, ठीक है ना। मैंने लास्ट में आपके लिए एक अच्छा सा चित्र में